दीदी आपको गुस्सा आता है क्या? जैसे मतलब हेड नफरत जैसे किसी चीज से, किसी व्यक्ति से? गुस्सा तो पहले तो बहुत आता था, कुछ साल पहले तक, हम्म। 12-14 साल पहले तक। फिर मम्मी बीमार हुई तो कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती गई। पहले आता था, छोटी भी थी ना, थोड़ी लाडली थी। फिर धीरे धीरे ही चेंज हो गया। गुस्सा नहीं आता, हाँ कुछ ऐसा कुछ होता है कि मैं किसी के लिए, किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ बुरा, और फिर भी मेरे साथ कुछ हो रहा है तो गुस्सा आता है। और मैं फिर ये नहीं करती कि मैं इधर उधर कुछ किसी को बोलूँ। मैं खुद ही अपना चीज़ें फिक्स कर लेती हूँ। मैं सीधा उन्हीं को बोलती हूँ, ये नहीं कि इधर उधर बात फैलाऊँ। तो वो मेरा नहीं है बिल्कुल। मैं फिर सीधा उन्हीं को कहती हूँ, और थोड़े कड़े शब्दों में ही कहती हूँ कि ये मुझे नहीं। मैं कुछ बहुत बार लोगों को ट्राई करती हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार। फिर जब मुझे पता लग जाता है कि ये नहीं है, फिर मैं बोलती हूँ ऐसा नहीं है। मैं पहले देखती हूँ, ऐसा भी नहीं कि एक बार में ये जज कर लेती हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन अगर वो नहीं करते और उनकी तरफ से कुछ ऐसा हो, शुरुआत हो या कुछ हो, फिर आड़े हाथ में ले सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं ले सकती, फिर मैं बोलती हूँ। लेकिन उन्हीं से गुस्सा करती हूँ, किसी और से नहीं कहती। और जहाँ तक नफ़रत की बात है, तो नफ़रत तो नहीं करती मैं किसी से, ना तो मुझे टाइम ही नहीं है नफ़रत करने का। अब तो बहुत ही बिजी हो गई हूँ। पहले भी मैंने कभी ऐसे दिमाग में कभी आया नहीं, नफ़रत का कुछ हिसाब नहीं मुझे पता। नफ़रत मतलब क्या, नफ़रत के माने मुझे ठीक से पता नहीं है। लेकिन मुझे अब तो बिल्कुल कुछ ये सोचने का टाइम है ही नहीं है कतई। दिन रात यही चलता रहता है, लिखना और पढ़ना भी रहता है और लिखना भी रहता है, अपना कंटेंट और स्क्रिप्ट्स। तो मुझे बहुत टाइम से हो गया है कि पिछले 4-5 सालों से ये चीज़ें तो मेरे दिमाग में आती नहीं है, नफ़रत और ये, और किसी को नीचा दिखाना, ये कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता तुम्हारा नफ़रत से एग्जैक्टली क्या मतलब है, मैं खुद बता रही हूँ। किसी भी तरह से मैं किसी के उसमें नहीं पड़ती, और बहुत कोई ये करे तो मैं अपना कट ऑफ हो जाती हूँ। चाहे वो वैसे भी ना हो, बातों से भी कोई मेरे साथ कोई बदसलूकी करे, तो उससे भी मैं फिर कट ऑफ हो गया अपने मैं। इंशाल्लाह मैं बहुत फोकस से अब काम करती हूँ कुछ टाइम से, 3-4 सालों से। तो मेरी समझ, मैं नहीं कह रही मैं परफेक्ट हो गई, ना मैं हो सकती हूँ, ना मुझे सब कुछ आता है। ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, आप नहीं सीख पाते हैं बहुत सारी चीज़ें। मैं तो उसका 1-2% ही कुछ आता होगा मुश्किल से, लेकिन सीखती रहूँगी। लेकिन फिर भी कुछ सालों से, काफ़ी सालों से, पिछले 4-5 सालों से मैंने काफ़ी अपने को दुरुस्त करने की राह पे मैं हूँ, और काफ़ी किया है। कम से कम ये चीज़ें तो मैं नहीं करती जो तुम कह रही हो, ये नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल। कुछ होगा तो मैं सीधा बोल लूँगी। और जहाँ तक हेट और नफरत की बात है, नॉट एट ऑल, मैं कर ही नहीं सकती। मेरे मतलब शायद ये भी पेरेंट्स से ही है, वहीं से आया। दीदी मतलब इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, मतलब जिससे मुझे और मेरे जैसे लोगों को कुछ सलाह मिले। आपको आपको मैंने देखा है अक्सर, मतलब अब मैंने सुना है कि शादी नहीं करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। तो फिर आप मतलब जैसे हम लोग हैं ऐसे, तो थोड़ा सा सीख मिलेगी ना, पता। शादी नहीं करनी चाहिए बहुत सोच समझ के, हाँ मैं कहती हूँ, ये भी सवाल तुम ले आई। हाँ, हाँ शादी सोच समझ के ही करनी चाहिए, पर कई बार सोच समझ के भी हाँ। क्या हो जाता है, मतलब क्या गड़बड़ गड़बड़ हो हो जाता जाती है, है। सत्यानाश हो जाता है उसके बावजूद भी। तो फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी शादी मत करो। अगर आपका मन है तो करो। सबसे पहले तो ये है कि सोसाइटी के दबाव में मत आओ, प्रेशर में कि शादी करनी है, ये नॉर्म बना हुआ है, कितने साल हो गए या कितने भी साल हो गए शादी करनी है, वो मत करो। अपना अंदर से देखो कि आपको कब कंफर्टेबल हो, और अगर नहीं भी कंफर्टेबल हो तो ना करो। इसके बहुत सारी लंबी बात हो सकती है। हो सकता है अभी कंफर्टेबल नहीं, बाद में हो जाओ तो करो, और तब भी नहीं हो, कभी भी नहीं हो तो कभी भी मत करो। ये कोई, ये नहीं है कि चलना। और अगर करनी है, ठीक है, मन है, कोई बात नहीं है। फिर भी थोड़ा सा ये हो जाओ, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ पहले अच्छे से, ठीक है। पहले तो ये बात है, अपने आत्मनिर्भर हो। और उसके बाद अगर आपको किसी से, क्या कह सकती हूँ मैं उसको, किसी से आपको इश्क होता है, तो या आपको कोई मिलता है, तो बहुत, मैं ये बात लड़कों के लिए भी कहूँगी, लड़कियों के लिए भी, दोनों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं। लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो दूसरे घर में जाती हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन अभी तो ये है कि अभी लड़कियां ही लड़के के घर जाती है, अपने हस्बैंड के घर। तो उनको बहुत सोच समझ के अपना डिसीज़न लेना होता है कि
जब तक आपको पूरी पूरी तसल्ली नहीं हो जाए कि अगला सामने वाला ठीक है, फिर भी स्टिल मैं दोनों के लिए कहूँगी तब तक ना करिए। और ऐसा साथी चुनिए जो आपको आगे लेके जाए, पीछे गर्त में ना धकेले। आप खुद भी आगे बढ़ने का एक उसका विज़न हो और आपको भी आगे ले जाए, वो चाहे कोई भी एज हो, ठीक है, किसी भी आयु के लोग हो, किसी भी उम्र के लोग हो। तो ये समझ पैदा करो और थोड़ा थोड़ा पढ़ो लिखो, थोड़ा दुनिया घूमो, इससे बात समझ में आती है। इससे बात दुनिया समझ में आती है और अपने अंदर और बाहर क्या हो रहा है, इससे बहुत चीज़ें अपने आप खुद ब खुद आपकी समझ में आने लगती हैं कि हमें कैसे क्या। और आप में थोड़ी बहादुरी भी आती है ना, और बहादुरी आती है और थोड़ा साहस भी आता है, और वो एक ही बात है वैसे। और फिर थोड़ा धैर्य भी आता है सब चीज़ों का, और आपको कैसे जाना है, अपनी राह कैसे चुननी है आगे की, फ्यूचर का वो कैसे करना है। हाँ, और अभी मैं आचार्य प्रशांत से जो जुड़ी हुई थी, तो ये बात उनकी मुझे ठीक लगती है कि बाकी मैं हर बातों पे उनसे एग्री नहीं करती हूँ, सहमत नहीं हूँ। तो लेकिन वो ये कहते हैं कि जहाँ तक बात है कि लड़कियां जो हैं, उस बात से सहमत नहीं हूँ कि मेकअप करती हैं, कुछ करती हैं वो रिझाने के लिए ही करती हैं, या रिवीलिंग क्लॉथ्स पहनती हैं, शॉर्ट क्लोथ्स और वो चीज़ें, उनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम उधर देखते ही क्यों हैं, है ना, ठीक है, हम उधर देखें ही ना, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, हम सीधे अंदर कोई खोजें ना, दूसरे आदमी के, सामने वाले आदमी के अंदर का ही खोजेंगे, अंदर उसके क्या दिख रहा है उसको खोजने को। हम बाहर क्यों जाते हैं, उससे क्या होता है। और मैं कहती हूँ कि साड़ी वाली, सूट वाली, सब लोग ऐसे तो कोई भी रिझा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो छोटे कपड़े पहनी है या मेकअप बहुत करा है, स्टाइलिश ब्यूटी पार्लर से आई है वही रिझाएंगी, तो नहीं नहीं, ये नहीं होता। कोई भी रिझा सकता है, इवन पूरी ढकी हुई साड़ी वाली औरत भी रिझा सकती है, और रिझाती हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो ये इसके इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन उनकी दूसरी बात से सहमत हूँ कि अगर आप शादी कर रही हैं, बहुत सारी लेडीज ऐसी अभी भी हैं, बहुत सारी तादाद, कुछ तो इंडिपेंडेंट हैं और अपना फाइनेंशियली और अपना काम करती हैं और अच्छे से रहती हैं ये मैरिड लाइफ में, मैरिड लाइफ का हो या पार्टनर दो रह रहे हैं कुछ भी, तो लेकिन कुछ ऐसी हैं अभी भी बहुत कि वो बात कहते हैं, वो मुझे कुछ हद तक ठीक, काफ़ी हद तक ठीक लगती है कि आपको आपके हस्बैंड जो दे रहे हैं किसी भी सुविधाओं के रूप में, वो चाहे पैसा है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर है, चाहे आपकी टी पार्टी है, या कुछ भी है, या आप कहीं भी घूमने जा रही हैं, या पार्टियों में जा रही हैं, फंक्शन में जा रही हैं, वो उसके बदले आपसे लेते हैं। और तुम समझ सकती हो तो समझ लो कि उसके बदले वो क्या लेते हैं, वो आपकी आत्मा ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे कपल में ऐसा होता है, सारे मतलब जो भी हैं कि लेडीज़ ऐसे ही हैं कि अगर वो काम नहीं करती हैं, तो ये ज़्यादातर होता है जो लेडीज़ हाउस वाइफ हैं। तो अगर उनको ये सुविधाएं दी जा रही हैं कि उनके बदले उनके हस्बैंड या जो भी पार्टनर है, मेल पार्टनर, वो उनसे उनके बदले बहुत कुछ ले जाते हैं। ले जाने का मतलब तुम्हें पता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं बोलती हूँ तुमसे, मैं नहीं बुलवाऊंगी, जैसे कि सेक्स है ना, तो आदमियों को इस बात का बहुत, जेंट्स को होता है, मैं बिल्कुल साफ बोल रही हूँ वीडियो पे। तो अगर आपको इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको अपनी आत्मा बेच रहे हो, तब वो आप खुश हो, आपको पता ही नहीं है। तो इससे अच्छा आप सेल्फ डिपेंडेंट क्यों नहीं हो जाते हो, कम से कम। ये तो नहीं है कि आपको इतना कुछ अपने को वो करना पड़ेगा उनके आगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, आप उनके बदले अगर ये सुविधाएं ले रहे हो, तो सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा है जो बोल नहीं पाती हैं, या जो जानबूझ के खुद ही ऐसा काम करती हैं, ठीक है। तो जो उनको लगता है बस हमें मिलता रहे, यही लाइफ है, क्योंकि उन्होंने कई बार देखा भी ऐसे ही होता है, ठीक है, पीछे से ये देखती आ रही होती हैं। और नहीं तो कुछ अपने आप से भी चीज़ें होती हैं कुछ लेडीज़ में, वीमेन में। तो मैं भी यही आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि अपने सेल्फ डिपेंडेंट होइए, और उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन ये फिर भी नहीं है कि सब करती हैं, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रही हूँ। लेकिन काफ़ी लोगों का ये है, कुछ मजबूरी में झुकी होती हैं, तो फिर आप सेल्फ डिपेंडेंट होइए ना, आप किसी भी एज में हो रहे हैं, आप खुद अपना काम कीजिए। ये इस तरह का चीज़ होगी तो फ़र्क क्या रह जाएगा, मैं नाम नहीं लूँगी, कि जो भी होता है आपके मेल पार्टनर करते हैं, आप में और किसी और में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो आप उठिए, अपना ये जो है ज़मीर जगाइए, और
अपना काम खुद कीजिए और इन सब चीज़ों से बचिए और काम करिए। जो लोग ऐसा करते हैं मजबूरी में भी कर रही हैं तो उनको, और जो जानबूझ के कर रही हैं खुश हैं बस, हाँ हाँ हो हाँ हमारे तो सब मिल रहा है भाई, हम तो सबसे अच्छे हैं और ये तो एक तो मैंने साड़ी वाले लोगों को भी रिझाते देखा, ऐसा नहीं है ना, और साड़ी सूट वाले खूब दुपट्टे वट्टे उड़े एक वैसे। और ये कोई फिक्स क्राइटेरिया किसी भी चीज़ को नापने का नहीं है। रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती हैं वो भी किसी को वो कर सकती हैं रिझाने के लिए, और ज़रूरी नहीं है। और एक बात फिर मैं कहूँगी कि रिझाने के लिए ही कोई करता है, एक इसका एंगल ये भी है, हो सकता है उसको अच्छा लगता हो खुद को सजना संवरना, जैसे मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी के लिए नहीं करती, मैं खुद के लिए करती हूँ हमेशा। अब ये बात मैं बार बार क्यों क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन दूँ, लेकिन मैं खुद के लिए ही करती हूँ। मुझे और किसी से ऐसा कोई मतलब होता नहीं, मुझे करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। जहाँ मेरे को कंफर्ट दिखता है मैं वैसे ही करती हूँ। तो और कुछ इससे कोई और सवाल तो नहीं है तुम्हारा? ये मतलब जैसे और बच्चों के बारे में क्या कहना चाहती हैं, और जैसे हम लोगों यंग लोगों के बारे में यंग लोगों के बारे में ठीक है। बच्चों के बारे में, छोटे बच्चे जो हैं वो तो होता है, मुझे लगता है बच्चों को शुरू से ही चीज़ें सिखानी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो उनको ये रटा पढ़ा दिया जाता है गुट्टी। मैं एजुकेशन पे भी किसी दिन बात करूँगी, वो अलग से करूँगी, ठीक है। तो वो जो एक गुट्टी पिला दी जाती है उसी तरह से, और जो स्कूली शिक्षा है हमारी, स्कूल एजुकेशन है, वो बहुत बेकार है। तो इसलिए बेकार है कि उसमें कुछ होता नहीं है। आप मैथ्स, कैलकुलेशन, नंबर्स इतना सीख सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं हिंदी इंग्लिश, लेकिन जो उसमें असल में जो किताबें सिलेबस बदलती रहती है, अब से नहीं है, 40-45-50 साल से चलता आ रहा है। तो वो चीज़ें बहुत ख़राब करती हैं जो उन किताबों में पढ़ाई जाती हैं। हिस्ट्री बदलती जाती है अपने अपने हिसाब से, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हाँ। तो बच्चों की ऐसे दुर्गति हो जाती है जब वो बड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। तो वही यंग लोग जब बनते हैं तो फिर उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो फिर नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। लेकिन फिर यही है कि पेरेंट्स ने बनाया होता है उनको, तो बच्चों की तो कम ही गलती होती है। कुछ लोग खुद से समझ लेते हैं, कुछ के पेरेंट्स जैसे हमारे थे, हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इस तरह से पाला पोसा बड़ा किया, और हम सब लोग भाई बहन। और इसके अलावा कुछ पेरेंट्स नहीं भी ठीक होते या उस तरह से नहीं पाल पोस पाते, परवरिश नहीं कर पाते, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे अच्छे निकलते हैं। लेकिन बहुत कम परसेंटेज होती है जो क्रिएटिव फील्ड्स में आप लोग बहुत देखते हैं, हर तरह से जो अपने ढंग से ज़िंदगी अच्छी जी रहे होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अच्छी उस सेंस में कि काम अच्छा कर रहे हैं अपने मन का, बल्कि वो अच्छे इंसान भी होते हैं, ठीक है। अभी मैं इतना ही कहूँगी। तो यंग लोग अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यंग लोग ख़राब भी हैं आजकल के। उसमें बहुत कुछ लोग, जैसे मैं सबको नहीं करूँगी, जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ये परवरिश से आता है, जो भी आता है वो उसको बाद में सुधारना, 20-25 के बाद तो सुधारना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑन दिस नोट मैं ये भी कहूँगी कि मैं खाली ब्लॉग्स नहीं बनाऊँगी, ब्लॉग्स के अलावा मैं कुछ और भी करूँगी। हाँ, लेकिन मैं लेक्चर किसी को नहीं देने जा रही हूँ वैसे, ना मैं गुरु शिष्य वाले उसमें पढ़ना चाह रही हूँ। मेरे कुछ और प्लान्स हैं, लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन ये मेरा वो अपने से वो है कमिटमेंट कि मैं सलमान खान तो नहीं याद आ गया तुम्हें तो लेकिन ये है कि मुझे ऐसा कुछ करना है। खाली ब्लॉग्स बैठ के बात नहीं करनी, कुछ करना भी है। ब्लॉग्स में भी मैं अपना पूरा 100% दूंगी, अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, लेकिन उसके अलावा मैं करूंगी भी। लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है, मैं आप सब लोगों को फ्रेंड्स बताती रहूँगी। मैंने मतलब ऐसे अक्सर देखा है कि आपकी तबीयत खराब होती है, और अपनी मतलब तुम दुखी हो गई, तबीयत मेरी खराब होती है। मतलब देखा है ना कि कभी कदार जैसे आपकी तबीयत खराब रहती है, फिर भी कितनी बार ऐसा होता है कि आप उठकर बैठती हैं और उस मतलब वही हाल में अपने घर के मतलब काम, अपनी जो भी कुछ रहता है आपका, वो करती हैं, धीरे धीरे अपना मतलब सब करती हैं खराब तबीयत में भी। तो फिर क्या मतलब कैसे करती हैं? इतनी खराब तबीयत होती है फिर भी धीरे धीरे अपना काम करती रहती हैं। तो देखो, या तो बैठ जाओ, खराब तबीयत होती है तो ठीक कह रही, बहुत खराब होती है, उठने की हालत भी नहीं होती, बस हालत होती है। तुमने ही कई बार मुझे उठाया है, और फिर जब ब्लॉग बनाने की बात होती है तो मुझे उठना ही उठना होता है, मुझे काम करना होता है, अपने फ्रेंड से बात करनी होती है, तो तबीयत ठीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो जाती है
तो चलता रहता है ये तो। लेकिन अब काम तो करना है, ये तो है नहीं कि अब देखो ज़िंदगी जब तक है तो जीना तो है ही है, ठीक है ना। तो जीना है तो फिर सिर उठा के जीना है, ठीक। और एक बात फिर यहाँ मैं बोलूँगी, कुछ बातें मैं फिर, क्योंकि ये अंजना K2 किसी मतलब से है, अंजना K2 ब्लॉग्स। मैं अपने पेरेंट्स K2 की बात कर रही हूँ, इसमें जो मैंने जोड़ा है वो किसी एक ख़ास उससे जोड़ा है। तो मैं अपने पेरेंट्स की बात करना चाहूँगी। तो पेरेंट्स का मुझे याद आता है अपने पापा का। जब भी हम लोग, पता नहीं दूसरे भाई बहनों को याद है कि नहीं, मुझे याद है। तो मैं जब कभी थोड़ी लो फील करती थी कि थोड़ा परेशान हो रही हूँ या कुछ हो रहा है, डिप्रेशन, तो वो कहा करते थे हमारे यहाँ बेटा या पुत्र नहीं बोलते थे पापा, वो बोलते थे लाल। तो वो कहते थे लाल उचक थी के रहो। मुझे उसका मतलब ये है, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, ये बाहर रद्दी वाले हैं, नहीं शॉल वाले हैं, शॉल बेचने वाले। तो उसका मतलब उचक थी के रहो, लाल का मतलब था, मतलब ये चिन अप, मतलब सिर उठा के रहो। अगर तुम ठीक हो, तुम्हें पता है सब कुछ ठीक है, और ये तो चलता रहता है, दिस इज़ लाइफ, ये ज़िंदगी ऐसा ऐसा होता रहता है। तो अगर आप पहले से ही ऐसे हो जाओगे, है ना, ढीले पड़ जाओगे और अपना वो खो बैठोगे, तो क्या खो बैठोगे, फिल इन द ब्लैंक करो। तो अपना धीरज या अपना हिम्मत खो बैठोगे, तो फिर आगे करोगे कैसे। तो तुम्हें ऐसे तो रहना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं अब सोचती हूँ कि अगर ऐसे हो जाते हैं तो ऐसे करने से अगर मर भी जाओ तो भी कुछ फ़ायदा है, लेकिन मरेंगे तो नहीं ना। तो उनकी वो बात हमेशा मेरे एको करती है। यहाँ पे थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वही मुझे उठाती है, जगाती है, और वो धीरे धीरे इतनी बस गई है कि अब मैं थोड़ा कम ही वो अपने को अफेक्ट होने देती हूँ चीज़ों से। और दूसरी एक बात जो आचार्य प्रशांत ने बोली थी, फिर कहूँगी, अब आचार्य प्रशांत से मैं फ़िलहाल कनेक्टेड नहीं हूँ, मेरी अपनी नहीं हूँ। तुम पूछ रही थी अभी, मैंने कहा था मैं वीडियो पे जवाब दूंगी। उससे फ़िलहाल इसलिए कनेक्टेड नहीं हूँ, मैंने हाथ जोड़ के उनसे भी कहा कि अभी मैं, क्योंकि वो कह रहे थे आप अभी रहो, मैं इसलिए छोड़ दिया कि मेरे को अपने व्लॉगिंग पे पहले फोकस करना है, अपने काम पे। हो सकता है कभी बाद में जुड़ूँ, अभी मुझे पता नहीं है कब जुड़ूँगी, नहीं जुड़ूँगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने उनसे ली हैं, टेक अवेज जो है उनसे, तो ज़रूरी नहीं है मैं हर चीज़ पे सहमत हूँ। वो जो कह रहे हैं मैं आंखें मूंद के करती जा रही हूँ, ये नहीं है। लेकिन वो उन्होंने ये कहा है कि आप युद्ध करो। अर्जुन कृष्ण का एग्जाम्पल देके कहते हैं महाभारत का, कि जब कृष्ण वो रहे थे, वो अर्जुन जब ढीले पड़ रहे थे कि मैं कैसे लड़ाई करूं, तो कृष्ण ने कहा चाहे तुम्हें पीड़ा महसूस हो, चाहे तुम्हें दर्द हो, चाहे तुम्हें डर लगे, भय लगे, और तो वो जो छोटा सा वीडियो मैंने देखा था आचार्य प्रशांत का, उसमें उन्होंने ये 2-3 लाइनें बोली थी, तुम तो लड़ो पार्थ, तुम्हें पता है तुम सच की राह पे चल रहे हो, सत्य की राह पे चल रहे हो, तुम ठीक हो, तो तुम चाहे तुम्हें कुछ भी हो, तुम्हारे यहाँ तक कि तुम्हारे अगर कोई कुछ कर भी दे, मार भी दे, लेकिन उससे पहले तुम अपनी पूरी लड़ाई लड़ो। तुम्हारी मौत हो जाए, तुम्हें कोई मार दिया जाए तलवार से, इससे उससे, किसी भी चीज़ से, आजकल तो कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, अब तो तलवारों से मारा नहीं जाता, कुछ भी चीज़ से, तो चाहे पीड़ा महसूस हो, भय लगे, डर लगे, लेकिन सिर उठा के लड़ो, तुम तो लड़ो। मुझे ये लाइन बहुत गूंजती, एक तो उछक थी के रहो लाल, एक तो तुम तो लड़ो पार्थ। तो ये चीज़ें मुझे देती हैं, और ये मेरा फिर अब थोड़े टेम्परा नेचर में आ ही गया है कि मैं इसी तरह से मतलब अफेक्ट नहीं होती हूँ, बहुत कम ही अफेक्ट होती हूँ, कभी कभार हो जाती हूँ। आफ्टर ऑल आई एम ए ह्यूमन, इंसान हूँ, थोड़ा बहुत होती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इन चीज़ों को, खुद को इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होने देती। बस दीदी एक सवाल, आपको गाने सुनने बहुत पसंद है और आप अलग अलग मतलब गाने सुनती हैं, और चलते चलते एक गाना भी सुना दीजिएगा अपने योर। हाँ, तुम कह रही थी तुम गाने सुनती हो, मुझे तो समझ ही नहीं, आप गाने सुनती हो दीदी, मुझे समझ नहीं आता आपकी पसंद क्या है, कभी कौन सा सुन रही होती हो, कभी कौन सा सुन रही होती हो, ये कह रही हो ना। हाँ, तो मैं सब तरह के गाने सुनती हूँ, नए पुराने, नए अभी हालांकि कम हो गए, पहले एफएम बहुत सुनती थी, अब वो बहुत दिन से बंद हो गया, काफ़ी साल से। तो म्यूज़िक ही रह गया, टीवी मैं कई साल से नहीं देख रही हूँ, टीवी या कुछ भी नहीं देख रही, ओटीटी वगैरह। तो मैं
किताबें पढ़ती हूँ या फिर थोड़ा बहुत वॉक वॉक करती हूँ, या अब तो ब्लॉगिंग का ही हो गया, तो पढ़ना लिखना रहता ही है। और फिर जो गाने सुनती हूँ खाली टाइम में अनवाइंड होने के लिए, तो उसमें सूफ़ी भी होता है, गज़ल्स भी होती हैं, गज़ल गाने, फिल्मी गाने भी होते हैं, बॉलीवुड के भी होते हैं, और भजन भी होते हैं, और बहुत कुछ होता है। मतलब सब तरह के सुनती हूँ, जो मुझे बस भा जाए, जो मन को छू जाए, वो मैं सुनती हूँ। आजकल सूफ़ी बहुत सुन रही हूँ, हम देखती हूँ कव्वाली टाइप की लगी होती है। और गाना में अगर मैं एक का नाम नहीं लूँ, सबका मेरे लिए सब प्रिय है, लेकिन जो मैं सुनती हूँ, जिनके मतलब इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हुए हैं लोगों ने, चाहे वो यहाँ के हों, पाकिस्तान के, या कहीं और के हों, कहीं के भी हों, तो लेकिन मैं जगजीत सिंह का नाम लेना चाहूँगी। जगजीत सिंह जो हैं वो गज़ल गाते थे, अब नहीं है दुनिया, काफ़ी साल से नहीं है, उनको करीब 10-11 साल हो गए उनकी डेथ हुए। तो उन्होंने हर तरह से बहुत अच्छे से गज़लों का सिलेक्शन किया। नज़्म भी होती हैं, मैं कभी मैं समझाऊंगी क्या होती है नज़्म, तो वो सब है। जैसे पोएम्स होती है ना, वैसे उर्दू में गज़ल वज़ल होती हैं, जैसे कविताएं होती हैं ना, उस टाइप की होती हैं, पर किस तरह की होती है फिर मैं बताऊंगी। तो वो उन्होंने बहुत सिलेक्शन बहुत अच्छा था उनका, जो गाते थे, चुनते थे। और अभी 8 फरवरी को उनका बर्थडे था, जन्मदिन था, तो मैं उनकी कुछ देख रही थी चीज़ें, तो मैं उनके बीच बीच में ज़रूर सुनती हूँ, सारे सुन लेती हूँ बहुत, तो फिर वापस मैं जगजीत सिंह जी की तरफ ही जाती हूँ और सुनती हूँ। और उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। कल मैं उनके भाई का भी इंटरव्यू देख रही थी, छोटे भाई का, जो उनसे 14 साल बता रहे थे छोटे हैं, तो वो उनके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। फिर उसके बाद होता है ना, यूट्यूब में आप जो देखते हैं वो आते जाते हैं, तो वो कुछ और भी आए उनके प्राइवेट महफिल के, जगजीत सिंह जी के, तो वो मैंने तो उनसे मैंने मतलब मुझे लौट फिर के कितने सालों से, मतलब अभी से नहीं, 20-25 साल से सुन रही हूँ आराम से, ज़्यादा हो गए, 20-25 का 30 साल तो हो गए होंगे अभी तक। वो उनको तो मुझे सुनना ही है हर कुछ दिन बाद। तो बाकी सबका ही सुनती हूँ। तो अब तुम्हें कुछ समझना नहीं है मैं क्या सुनती हूँ, बस, क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं सब तरह का म्यूजिक सुनती हूँ। इंग्लिश भी कभी मन आया तो इंग्लिश सुन लिया। चलते चलते दिए गाना भी सुना दीजिए। गाना नहीं सुना पाऊंगी इतना बोल के, मेरी आवाज़ वैसे ही थोड़ी वैसी हो रही है, होर्स। अरे मतलब एक थोड़ा सा सोच रही हूँ कौन सा एक गाना मैं कल सुनता रही थी बार बार, रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब भी एक टाइम में, अभी भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस तरह का उनका मैंने सब देखा था नहीं, मतलब आंखों से नहीं देखा था, मतलब जिस तरह का उनका पूरा मैंने सुना है और समझा है उनको, तो हाँ, उनका एक गाना कौन सा था जो कल सुन रही थी मैं, मुझे तो तुम्हें याद नहीं है ना, मैंने कहा था फ़ोन दूसरा वाला नहीं है हमारे पास, लेके आओ फटाफट से। अभी फ़ोन आ रहा है, उसमें से देखती हूँ, अगर सुना पाई। मेरी आवाज़ देखो वैसे थोड़ी भरभरी सी हो रही है, भरी भरी सी। मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली ये गाने के लिए बोलेगी।